हाँ ओके। निर्णयन का अर्थ क्या है? निर्णय का शाब्दिक अर्थ दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से चुनाव करना अथवा निष्कर्ष पर पहुंचना। निर्णय प्रायः नीति, नियम, आदेश अथवा निर्देश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। या तो नीति, या तो उसका कोई नियम होगा या आदेश दिया जाएगा, या फिर उसका क्या हो जाएगा, निर्देश के रूप में व्यक्त किया जाएगा। सिविल सेवकों को संभावित विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना होता है, जिसमें कम समय व कम लागत में योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसका मतलब है कि कोई भी दो चार विकल्प अगर है तो उसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प तो सब होगा जो मतलब कम से कम जो सबसे श्रेष्ठ विकल्प होगा उसी को लेके निर्णय लेंगे। बस इसमें यही होता है। इसका चैप्टर का नाम ही है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो प्रॉब्लम हो उसी से डिसीजन लेना, उसी से उसका सलूशन निकाल देना। अब इसमें हर वैज्ञानिक का अपना अपना अलग अलग वो है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरले जोन्स के अनुसार सब अपना वैज्ञानिक अलग अलग अपने अपने हिसाब से कहें। इसमें क्या निर्णय एक समाधान होता है, उन्होंने कहा, जो कि अनेक विकल्पों की जांच कर चुना जाता है। अब यही पूछेगा क्वेश्चन में इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो रटने वाली चीज़ है जो कैसे ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत। यह वह कदम होता है जिससे यह निश्चित होता है कि वह लक्ष्यों की प्राप्ति में दूसरे विकल्पों से अधिक कारगर है। मतलब दो तीन विकल्प है, उसमें से जो ज़्यादा कारगर होगा वही विकल्प होगा। जैसे 10 लोग मिलकर कोई काम कर रहा है तो उसमें से जो निर्णय आएगा उसी हिसाब से जो बेहतर होगा उसी से निर्णय ले लेंगे। इन्होंने कहा है कि वह लक्ष्यों की प्राप्ति कर दूसरे विकल्पों से अधिक कारगर है, साथ ही यह कम आपत्तियों के साथ परिणाम तक पहुँचने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो भी उसका परिणाम होगा, आपत्ति उसमें नहीं होगी, उसी से निर्णय कर देंगे। दूसरे हैं इनके अनुसार, बोर्ड तथा डाइसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, निर्णय व्यक्तियों के सहयोगात्मक कार्यों के परिणाम। उन्होंने कहा अब यही पूछेगा, निर्णय व्यक्तियों के सहयोगात्मक कार्यों का परिणाम है, किसके कथनानुसार है, किसके नहीं के अनुसार है। सीधा इसे एक लाइन दे देगा। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए आल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया निर्णयात्मक क्रियाएं हैं। यानी मतलब ये प्रशासनिक प्रक्रिया जो होगा वही क्या है, निर्णयात्मक क्रियाएं हैं। इसके अनुसार ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, तो ये नाम ऐसे देगा, नाम देगा, उसके नीचे ऑप्शन दे देगा। अब इनके अनुसार ये है, सबके अनुसार अलग अलग है ना, तो जिसके अनुसार जो रहेगा ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से रखना है। ये नाम के अनुसार है, ये पूछ लेता है। अभी आएगा क्वेश्चन भी है इसका, तो क्वेश्चन के बाद में चलेंगे। क्वेश्चन से छांट के जो उसका मेन पॉइंट है उसको पहले बता देना, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। देखिए निर्णय और पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं। जैसे पहले के जो विचार होंगे उसी के आधार पर निर्णय करेंगे। ये निष्कर्ष बड़े निर्णायकों के लिए पूर्व विचार बन जाते हैं। प्रत्येक संगठन के चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, निर्णय लेने भी पड़ते हैं। इस निर्णय का संगठन देखिए आगे इनके साथ साथ संगठन से जुड़ी व्यक्तियों की जीवन पर ये सब पढ़ लीजिएगा, जो मेन को बता देना जिसकी कोई चीज़ किसी के अनुसार है, क्योंकि PDF भेज देंगे। देखिए रे तो आंसर के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है, निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। समझे? उसके बाद जबकि आर्कियोन जॉनसन के अनुसार उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी विशेष का चयन करना ही निर्णय है। सब अपने अपने हिसाब से कहेंगे जितने, यही सबसे बड़ा इसमें दिक्कत तब हो जाता है जब किसी का नाम पूछता है कि सबके अनुसार अलग अलग, तो जिसके अनुसार जो रहेगा वही बातें सब लोग मान के गए हैं। GLS सेकल के अनुसार
निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रियाएं हैं। वैसे एक इस नाते एक ही पैराग्राफ में सबका लिख दिया ताकि जो रहेगा चढ़ लीजिएगा। क्रिया का वह बिंदु है जहाँ कार्य पूर्ति के लिए ज्ञान, भावना तथा कल्पना का संयोग होता है। वैसे ही मैंने देख लीजिए निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हमने कोई बात कहा, व्यक्तिगत निर्णय, मान लिया किसी को जाके उससे निर्णय ले लिया, एक व्यक्ति से निर्णय नहीं चलेगा। संगठनात्मक निर्णय, कोई संगठन बना के निर्णय लेना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें समझ में आएगा। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, नाम वही बसता। उसके बाद नीतिगत, कोई नीति बना के कोई हिसाब से निर्णय करना। प्रशासनिक एवं राजनीतिक निर्णय। प्रशासनिक मतलब जो कोई प्रशासन निर्णय करेगा। राजनीतिक निर्णय जान ही रहे हैं, जैसे कोई मिला के किसी को राजनीतिक तरीके से निर्णय कराना तो हो जाएगा। इसमें नहीं है। ये पूछता है पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए। जैसे नाम पूछ लेगा, पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए? कितने चरण? 5 चरण। ये नाम पूछेगा। पहला क्या है आपका? समस्या को परिभाषित करना, समस्या को विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना। ये सब सारी चीज़ें जो 5 में होगा। उसके बाद क्या है? निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना। हार्वर्ड साइंस के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में केवल 3 स्तर होते हैं। इनके पीटर ड्रक्स के में 5 है और इनके अनुसार कितने हैं? 3 हैं। ये कौन कौन से? अन्वेषण प्रक्रिया, इसमें पता चलता है कि कब और कहाँ निर्णय लेना है इनके अनुसार। दूसरा इसमें है डिजाइन क्रिया। इसमें वैकल्पिक विधियों विकल्पों की खोज व विकास किया जाता है। वैकल्पिक विधियों का विकास। तीसरा क्या है? चयन क्रिया। इसमें उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव किया जाता है। कई विकल्प दिया रहेगा, उसी के आधार पर अपना चुनाव कर लीजिए। धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें आंसर बताइए क्या होगा। आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पद के लिए 10 उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम में प्रस्तुति करनी है। इसके बाद क्या? मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई जुगाड़ लगा रहा है, 2 लोग बैठ के, तो उसमें क्या करेंगे? एक IAS अधिकारी बनना जैसे थोड़ी ना कि कोई कह दिया तो उसका कर देगा। यहाँ तो नहीं करेगा। इस आधार पे जो है, देखिए यहाँ पे इस आधार पे आपने ये इस चैप्टर का पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें जानकारी में हो। देखिए पहला क्या कह रहा है? इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं कर सकते। जैसे वो कहेंगे वैसे थोड़ी ना कर देंगे, अपने हिसाब से करेंगे। दूसरा क्या? वरिष्ठ अधिकारियों की अनुरोध मानेंगे। ऐसा सही नहीं है वरिष्ठ अधिकारी है तो उसका अनुरोध मानेंगे, जहाँ तो उसके। तीसरा वाला, सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का ही जाए। इसमें उपयुक्त यही लग रहा है। सरकार जांच कर लेंगे, जो उपयुक्त रहेगा वही जांच कर लेंगे, और किसी कहने थोड़ी ना नियुक्ति हो जाएगी। चलिए, वैसे ऐसा क्वेश्चन है जब 2-4 खाली जब क्वेश्चन पढ़े रहेंगे ना कई सेट पेपर, तो ऑटोमेटिक एग्जाम में कर ले जाएंगे। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप एक अधिकारी हैं तथा आपका कोई एक
कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे? कोई अधिकारी आप में, आपका कोई भी कर्मचारी मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? आप उसको सुधारने के लिए कुछ समय और देंगे, क्या उसे सुधर जाएगा? भी नहीं सुधरेगा और बिगड़ जाएगा, कहेगा सुधरे समय ये नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? आप उससे बात करके उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, सबसे उपयुक्त यही लग रहा है। उसका स्थानांतरण कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं जहाँ जाएगा वहाँ काम चोरी करेगा। ऐसे आप उसे निलंबित करेंगे, ये भी नहीं कर सकते भाई, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उससे भी निलंबित थोड़ी करेंगे। तो उपयुक्त क्या लग रहा है? यही लग रहा है, निर्णय इसी दिया जाएगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा? कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है, किसका बताइए? किसका सहारा लेगा? इसका आंसर बताइए। देखिए, गैर योजनाबद्ध निर्णय तो लेगा नहीं, अनिश्चितता का तो लेगा नहीं, बद्ध मूल तार्किक इसको कोई योजनाबद्ध निर्णय, जो योजनाबद्ध निर्णय उसी से क्या करेगा? पहले से बने हुए इसमें बताइए क्या हो जाएगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था सीसेट में। सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। आत्मप्रेरणा ये आपका हो जाएगा अंतर्दर्शी निर्णय लेने, मतलब अपने आप से जो निर्णय लेंगे वही हो जाएगा। इसका चाहे एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। सूचना प्रदत्त सूचना के प्रक्रम हेतु, प्रदत्त सूचना के प्रक्रम हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव प्रक्रमण हेतु, प्रक्रमण लिखा हुआ हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्देशीय निर्णय को संदर्भित करता है। अंतर्देशीय निर्णय को संदर्भित करता है। अब इसमें देखिए, EXYZ कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री बसु ने 5 व्यक्तियों असित, वरुण, चंद्रा, नैनी और अस्ता से नई परियोजनाओं में उनकी अभिरुचि से के संबंध में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया। इसमें देखिए कौन सा सही होगा? सबने अपना अपना अलग उत्तर दिया। असित ने क्या किया? हम में से किसी की रुचि नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रुचि होगा तभी ना कोई काम लाया गया है। वरुण ने क्या किया? हम में से एक की रुचि है। अब सबकी बातों ऐसा निकालेंगे कि कौन सही बोल रहा है, बात है ना। ये क्या कह रहा है? हम में से, मतलब जितने लोग हो उसमें से केवल एक की रुचि है। ये कह रहा है हम में से 2 की रुचि है, कह रहा है हम में से 3 की रुचि है, कह रहा है 4 की रुचि है। अगर हम 4 को मान लें तो इसकी बात गलत हो जाएगी, बात समझे? तो यानी कि देखिए, अगर हम 4 के कर दें तो फिर यहाँ इसकी भी बातें गलत हो जाएगी, इसकी भी बातें गलत हो जाएगी, इसकी भी गलत हो जाएगी, बात समझे? तो हमें क्या करना है कि कौन इसमें झूठ बोल रहा है ये है।
तो कम से कम अगर इसमें से कहा जा रहा है कि 2 की रुचि है, 3 की रुचि है, 4 की रुचि है, तो अगर एक को सही करना तो ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए रुचि नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कह रहा है हम में से 2 की रुचि है, तो अगर इसके आधार उसका नीचे क्या कह रहा है, अपने अनुभव के आधार पर श्री वसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है केवल वही सत्य बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी कहा है जिनकी रुचि है केवल वही सत्य बोल रहे हैं, तो इसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा। कह रहा है ना हम में से कोई एक, ये कह रहा हम में से 2, तो 2 की बात कर रहा है। बात इसमें बड़ा देखेंगे, दिमाग लगा ऐसे लगेगा तो सब सही है, वही गलत है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये अपनी बातें कह रहा है सही है, कह रहा है जो कह रहा है वही सही कह रहा है। तो एक की बात कर रहा है, ये 2 की बात कर रहा है, तो हो भी सकता हो और 2 हो, तो एक की बात यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उनमें से केवल एक रुचि रखता है, यानी अपने बारे में खाली कह रहा है और किसी के बारे में नहीं कहता। वही बातें यहाँ पे देखिए कह रहा है केवल वही सत्य बोलता है और अन्य झूठ बोलते हैं। कौन? अपने अनुभव के आधार पर श्री वसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है, तो जिनकी रुचि है वही बस खाली एक ही व्यक्ति कहेगा। तो यानी इसमें कितना हो जाएंगे? एक। अपनी अपनी कॉलोनी की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया है। इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। आपके द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया है कि मरम्मत की गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने शासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता है। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़कें की मरम्मत कर दी जाएगी। मतलब बात समझ में आई सारी चीज़ें, मतलब काम भी नहीं किया और बाद में आके तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पूरी पूरा क्या है समस्या है, इसमें आप क्या निर्णय लेंगे बताइए? अपने हिसाब से पढ़ के देखिए क्या निर्णय लेंगे, अपने हिसाब से बताइए। देखिए पहला है धमकी की परवाह, ऐसा तो है नहीं धमकी की परवाह नहीं करेंगे। तो देखिए पहली लाइन कह रहा धमकी की परवाह न करते हुए साथी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे। ये भी नहीं है तत्काल में नहीं कर सकते, उसका परिणाम और भयंकर हो सकता है। बात समझे ना? ये नहीं करेंगे। देखिए इसमें जितनी चीज़ें हम सोचते हैं एक नॉर्मल होती है वही चीज़ें इसमें बताई जाती है। इसको पढ़ाने का भी इसको पूरा डिटेल पढ़ाना होता ना तो और मजा आता है इसमें, लेकिन एक समय इतना है नहीं, एक लेक्चर 2 लेक्चर पढ़ाना है तो इसमें कहाँ से खींच के लाएंगे कि तो अब यहाँ चुप रहेंगे और ठेकेदार के इस प्रस्ताव को मान लेंगे। ऐसा भी करेंगे तो गलत है, कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे ये भी गलत हो गया। इसके बाद में तीसरा वाला, आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। यही होगा भाई, कॉलोनी के लोग जो होगा सबके साथ होगा, समस्या सबकी है। चौथा वाला पढ़ लेते हैं, अपना आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित। ऐसा थोड़ी ना कि एक जगह दूसरे जगह छोड़ के चले जाएंगे तो उसका निर्णय निकल जाएगा, जहाँ जाएंगे वही समस्या आएगी। तो इसका निर्णय कहाँ हो गया? देखिए अपने आप निकल के आ रहा है, इसमें कोई विशेष चीज़ें है नहीं। ये सब इसी सेट में पूछे गए क्वेश्चन से, वहीं से छाट के इसको बनाया। जैसे जानते क्या है सीसेट वगैरह में लोग इसको पढ़ते नहीं है, मैथ रीजनिंग करके चले जाते हैं। इसको पढ़ें प्रैक्टिस करें तो बहुत आसान होता है, रिपीट भी कर जाता है ये। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पढ़िए। हमारे बहुत से निर्णय परिस्थितियों के अपसंगित पक्षों उदाहरणार्थ व सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका गणन के रूप में।
चलिए लिख लीजिए एक लाइन इसका, इसमें लिख लीजिए कि गणन के तहत हमारे बहुत से निर्णय गणन के तहत हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विरुद्ध के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहलाता है? सही, इसका हो जाएगा आपका संदिग्ध होगा। ये सारे सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया है, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वाहित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी? संदिग्ध हो जाएंगी। मतलब जो कोई अस्पष्ट हो रहेगा तो क्या होगा? वहाँ संदिग्ध होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? बता दीजिए। सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावशाली होते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर आपके आधार पर? सदस्य यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वे में ही लेना है, कार्यकुशल होते हैं। जो आंसर ज़्यादा घुमा फिरा के दिया और ना समझ में आया वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि समस्या का समाधान करने आए हैं कि समस्या लेने आए हैं, तो वैसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जो समझ में आ रहा है जो विकल्प बने करिए। अब यहाँ क्या निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है? बताइए। निर्णय लेने के लिए निर्णायक कथनों को जाना जाता है। स्वतः स्रोत के रूप में, अंतःप्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, अभिनति के रूप में। कौन सा हो जाएगा? बताइए। जब कोई निर्णय लेंगे तो स्वतः ही लेंगे, स्वतः अपने ही लेना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हो जाएगा आपका। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका मनोरंजन के लिए फिल्म अनिवार्य है। इसमें क्या कह रहा है? फिल्में मनोरंजन के एकमात्र साधन है। दूसरा क्या कह रहा है? लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। तीसरा, लोग नाटक पसंद करते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताइए। देखिए, नाटक की तो यहाँ कोई बात ही नहीं की है, तो पहला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जब अनिवार्य कह दिया है तो मात्र वही साधन होगा वहाँ पे, ये भी सही हो जाएगा। और फिल्म लोग में क्या होता है? आनंद लेते हैं, तो यानी कि यही पहला और दूसरा कहाँ है आपका? बी वाला, यही सही हो जाएगा। बाकी से क्योंकि तीसरा आंसर होगा ही नहीं। ये नहीं, पहला वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अनिवार्य भले है लेकिन एक ही साधन नहीं ना हो मात्र, और भी तो मनोरंजन के बहुत साधन हो सकते हैं, तो ये नहीं होता। मतलब ये भी नहीं होगा। ये तब होता है कि मात्र एक नहीं कहता है, साधन तो हो सकता है कि इसका साधन, लेकिन मात्र वही साधन है, ऐसा गलत हो जाएगा। ये भी इसके आधार पे गलत होगा। नाटक के बारे में बात नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, इसके आधार पे एक इंग्लिश करना पड़ेगा, तो आपको होगा ये दूसरा सही होगा।
बाद देखिए क्या कह रहे हैं, 4 सड़कें हैं। मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। दाहिनी ओर की सड़क मुझे काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। मंदिर किस दिशा में है? दिमाग लगाइए, टोटल दिमाग लगाने वाली। देखिए क्या कह रहा है, 4 सड़कें हैं, दक्षिण दिशा से आया हूँ, मतलब दक्षिण दिशा से आया हूँ, जाएगा किधर? पूरब की तरफ जाएगा। क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। देखिए दक्षिण दिशा से आया है, यहाँ से दक्षिण से आएगा, किधर जाएगा? इधर ही तो आएगा। दक्षिण नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा से आया, मान लिया। अब क्या कह रहा है, आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि दाहिनी ओर सड़क मुझे काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। इसका काफ़ी हाउस किधर हो जाएगा? देखिए अगर दाहिने वाली जो सड़क है इधर जा रहा है तो काफ़ी हाउस से दूर हो जाएगा, यानी काफ़ी हाउस इसका कहाँ होगा? किस साइड में होगा? यही ना होगा। इसका काफ़ी हाउस जो होगा पश्चिम की तरफ। पश्चिम। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉलेज हो जाएगा। मंदिर कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? मंदिर किधर हो जाएगा आपका? पूर्व हो जाएगा। टोटल दिमाग लगाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है जो है, इस क्षेत्र की परिस्थितियां अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्ति से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। अब इससे पूर्वानुमान क्या लगाया जा सकता है? कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, ये तो हो सकता है, नहीं ऐसा होगा, ये तो सही होगा ही होगा। लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, इसका एक पूर्वानुमान, ये तो पूर्वानुमान में आएगा नहीं, ये तो अभी जाएंगे ना, इससे इसका कोई है, ये तो गलत हो गया। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो ये भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला और लास्ट वाला सही हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद है आपका निर्णय निर्माण में त्रुटि इस कारण होती है क्योंकि हम निर्णय निर्माण सतह शोध का उपयोग है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? अनियोजित ढंग से करते हैं, भी हो जाए, व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। इसका ये सी वाला होगा। सी वाला क्यों होगा? लिख लीजिए, लिखिए। देखिए निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस प्रकार होती हैं क्योंकि त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय स्वतः शोध का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है।
देखिए इसमें आपका यही है कि निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः सोच का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। यही इसमें सटीक बैठेगा, बाकी नहीं। इसके बाद क्या, निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और लगने वाले रूप में करना कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा बताइए? लगने वाले रूप में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा आपका प्रातिनिधिक स्वतः सोच। देखिए क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्पों से संबंधित हो को जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? पढ़िए। निर्णय खांचे के रूप में, निर्णय आधार के रूप में, निर्णय त्रुटि के रूप में। इसका आंसर जो हो जाएगा, जो डिटेल इसका है उसमें पढ़िएगा तो इसका ये आएगा, निर्णय खांचे के रूप में। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित में से उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इसमें से क्या हो जाएगा बताइए? जो दिया इसमें कौन सा पहला आ जाएगा? सबसे पहले सभी समस्या को परिभाषित करना। नहीं, पहले उसके तत्वों को पहचानना, फिर उसको पहले पहचानेंगे, फिर परिभाषित करेंगे, उसके बाद दूसरा पहला यानी कि सर बी वाला होगा। पहला, हाँ सही, बी वाला। तत्वों को पहचानना पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा परिभाषित करना, तीसरे पे आ जाएगा आपका विकल्पों का विकास करना, उसके बाद एक नियंत्रित मूल्यांकन करना। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय तत्वों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है क्या है? ये आपका हो जाएगा डेल्फी तकनीक। ये इसके बारे में पढ़ेंगे तो जाने का है, सीधा रखने वाला है। इसमें देखिए क्या, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है। कौन नहीं है बताइए? इसे पढ़िए देखिए। पहला है आपका दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार करना। तीसरा है आपका पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। कौन सा हो जाएगा? कौन नहीं है सर, तो यही होगा, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। देखिए इसमें पहला वाला क्या है, दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो सही हो जाएगा। कौन नहीं है ये बताना है, और पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक को छोड़कर मैनेजर प्रबंधक या प्रभावी निर्णय, तो ऐसा भी बात, जब कोई प्रभावी निर्णय लेगा प्रबंधक ले सकता है ना, पूर्ण रूप से अपने आप कोई नियम लगा दे सकता है, बात समझे ना? वहाँ पे हो सकता है ये आपका, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना, ये तो है ही है उसका, यही होगा आपका, इसमें से आंसर यही होगा, यानी यही नहीं हो सकता। नई बातों को करने के लिए तैयार है, क्योंकि नई बात तुरंत नहीं ना कोई सुन लेगा। जब निर्णय कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई निर्णय लेना हुआ,
क्योंकि तुरंत कोई नई बात लाके पेश कर देगा तो मानेगा नहीं, तो पहले से बनाई हुई चीज़ें होगी। देखने में तो इसमें सब सही लगता है, लेकिन जो सटीक बैठ जाए उसी का से बनाया जाता है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा? नामिक समूह पढ़ लीजिएगा, PDF भेज देंगे, आराम से पढ़िए। चलिए आइए मैथ पे आगे। तो जब तक रहता है तब तक ये है कि असली में नहीं आएगा, वो तो खाली से रटने वाली चीज़ें अपने दिमाग से। इसका बताइए आंसर क्या होगा? लुप्त संख्या बताना है, क्या हो जाएगा? हम इसमें बता ही सकते हैं। 6, 11, 18, 27, 38 कितने का? इससे डिफरेंस कितने का है? 5 का, इधर 7 का, इधर 9 का, 11, सही है। कितना हो जाएगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है? 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है ना? इसमें बताइए क्या होगा आंसर? इसमें तो हमको लग रहा है कि देखिए इसका ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इसी क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में? ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, एन है, VARN। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट से लेंगे ना, लास्ट में देखेंगे ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, यही तो होगा ना? ये हो गया, फिर ऐसे ऐसे बदलते चले जाएंगे। यानी स्टार्ट किससे होगा? ISA होगा ना, NARA ए होगा। कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला ना, ये वाला सही है। LM NO ABC NOP एक का अंतर पे दिया है ना, CHIOP। जैसे ए का क्या हो जाएगा? BC ए आएगा, आगे चेक कर लेंगे। इसमें बताइए क्या होगा? खाली स्थान 7 होगा शायद, नहीं 7 तो है। कितना?
कि इसमें कैसे बना रहा है बताइए, इसका क्या बनाएगा। अगर हम बीच वाला ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1, अगर 1 कर दें उसमें 2 जोड़ दें तो 6 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर करते हैं जो है 2 2 3 5 इधर हो जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 3, 8 कैसे आएगा, पूरा करके और उसको जोड़ दें 2 + 1 + 4 ये हो गया। इसका पूरा कर दिए, अगर जो नियम उसी हिसाब से लगेगा, इसके आधार इन तीनों के आधार पर देखिए 5 कैसे आ रहा है, इसका पूरा इसमें कर दिए यानी इसको जोड़ दिए तो हो गया आपका 5। तो देखिए ऐसे अगर देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 × 6 = 4 + 10, 2 × 6 = 4 + 10। अगर ऐसे ही देखें 2 × 6 + 4 = 10 आ रहा है, 10 में से अगर 2 घटा है तो इससे बन रहा है। अगर इसके आधार क्योंकि इसमें जो ये दोनों बनाया क्या किए हैं देखिए 4 इसका पूरा इसमें करके फिर ये जोड़ दिए हैं, ये 2 है, ये 4 करने में 4 2 6, ऐसे देखेंगे 2 करने में 2 3 5, अगर ऐसे देखेंगे तो 2 × 6 = 4 + 10, 10 में से 2 घटाने पे मेरा 8 आ जा रहा है। अब इस आधार पे अगर देखेंगे यहाँ पे मेरा क्या बनेगा 3 × 4 = 12 और 1 13 आएगा, 13 में से हम 2 घटा देंगे तो उसी सीरीज में चलेंगे जैसे यहाँ से इसका गुणा करके इसमें 2 जोड़ दिए, यहाँ 6 बन गया। अब ऐसे इसका गुणा करके इसमें 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया मेरा 5 बन गया। ये तो हो रहा तो और कोई नियम नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए इसका गुणा किए, इसको जोड़ के 2 घटा दिए, या कह दीजिए ऐसे देख लीजिए 4 × 12 - 2, लेकिन इससे नहीं होगा क्योंकि यही सीरीज में हमें चलना है तो उसने तो वो वाला गलत हो जाएगा, फिर मैच ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम पूरा करते चलेंगे 2 × 6 = 4 + 10 करेंगे वही चीज़ें, फाइनली क्या किया गया 2 घटा दिया गया है। और फिर फाइनली वैसे चलेंगे 4 × 12 और 1 13, 13 में से कितना घटा देंगे 2, आपका आ जाएगा 11। घुमा फिरा के आंसर इसका ऐसे ही ये सीरीज है कहीं से बैठा देता है, इसमें ऐसा ही नहीं कि कोई अभी देखिए अगर दूसरा कोई तरीका लगाएंगे ना तो बैठेगा ही आएगा ही, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है टोटल। इसमें एक बार और देख लीजिए, देखिए इन तीनों को मिला के ये 5 लाया है, तो 1 में 2 का गुणा किया 2 आ गया, 2 में 3 जोड़ दिया 5 यहाँ मिल गया। अब ये दोनों तो एक ही सीरीज पे चल रहा है, देखिए 4 करने में 4 2 6 यहाँ भी आ गया, यही दोनों आया वही चीज़ है। अब इससे हमें अब इसी तीनों को मिला के यहाँ 8 लाना है, 2 × 6 = 4 + 10, अब 10 तो है नहीं यहाँ, तो उसमें से 10 में से 2 घटा के 8 लाए। अब इसी तीनों को मिला के हमें यहाँ लाना रहेगा, तो 4 × 12 1 13, 13 में से 2 घटा दिए मेरा 10 आ गया, बाकी और कुछ बैठेगा नहीं। जैसे ये आया उसी हिसाब से बैठाते चले जाएंगे। इसमें बताइए कैसे आएगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अब यहाँ 51 कैसे आया है, 40 कैसे आएगा। देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दें, 7 × 49 तो 51, 36 में 4 जोड़ दें, 5 × 25 में कितना जोड़ दें, देखिए 5 × 25 में 3 जोड़ देंगे। कोई सीरीज आसान होता है, कोई भी बहुत टफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 परिवार A B C D E और F एक कतार में बने
घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ठीक है, ए और सी हैं। ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता है, सी डी के बगल में नहीं रहता है। एफ के बगल के पड़ोसी कौन है? दिमाग लगाइए, कौन हो जाएगा बताइए। सॉल्व करिए इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले देखिए जो कह रहा है उसी हिसाब से चलिए। क्या कह रहा है? बी के पड़ोसी, मान लीजिए बी यहाँ है, बी अभी किसमें खड़े हुए, कतार में खड़े हुए, तो इसे एक लाइन से बैठा दीजिए। अब क्या कह रहा है? बी के पड़ोसी एफ और डी है। एफ यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ ले लें, या फिर डी यहाँ भी हो सकता है और एफ यहाँ भी हो सकता है। ये किसका पड़ोसी है? इसी का पड़ोसी है। अब क्या कह रहा है? ई के पड़ोसी ए और सी है। ई के पड़ोसी ए और सी है, जिसमें है ही नहीं वो। उसके बाद क्या कह रहा है? ए एफ या डी के बगल में नहीं है। ए एफ या डी के बगल में नहीं है, तो ए कहीं बगल में होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? सी डी के बगल में नहीं है। तो देखिए सी डी के बगल में नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम अगर डी लेते हैं तो यहाँ कौन किसको नहीं बैठाएंगे? सी को नहीं बैठाएंगे। यानी कि देखिए अगर एफ के बगल में बैठा दीजिए ना। हाँ, तो इसको इधर बैठा देंगे। मान लीजिए हम सी को यहाँ ले रहे हैं, यहाँ एफ ले रहे हैं, समझे? दो डायग्राम लेके चलना पड़ेगा। अगर यहाँ सी हो गया तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? यहाँ पे डी आ जाएगा। अब इसके आधार पे क्या कह रहा है? देखिए ए डी या एफ के बगल में नहीं है, तो ए डी या एफ के बगल में अगर नहीं है तो ए कहाँ हो सकता है? इसके बगल में बैठ ही सकता है। क्या कह रहा है? सी डी के बगल में नहीं, ये भी हो गया। बी के पड़ोसी एफ और डी, ठीक है ना? एफ के बगल में क्या कह रहा है? बी के पड़ोसी एफ और डी है, तो बी के पड़ोसी एफ और डी है, भी हो गया। बी के पड़ोसी एफ और डी है, तो वही है। अब एफ के बगल में कौन सा बैठा हुआ है? एफ के बगल में आपका कौन सा बैठा? सर एक लाइन छोड़ रहे हैं आप। ई के पड़ोसी ए और सी है। ई के पड़ोसी ए और सी है। हाँ, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ई के पड़ोसी, तो इसका मतलब सर ई बीच में होगा, ए और सी के बीच में। ई के पड़ोसी ए और सी के सी है। ए और सी है ना, ए और सी, तो यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा? ई और सी के बीच में ई हो जाएगा। इसके बारे में तो उसने नहीं कहा था ए और सी वाले में, यहाँ कोई कंडीशन तो दिया नहीं है। ए सी वाले में कोई कंडीशन दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई। अब यही देख लीजिए, तो एफ के बगल में कौन, एफ बगल के पड़ोसी कौन से हो जाएंगे? एफ के। तब भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा ये। यस सर। तो बी और सी, सी वाला कौन सा है? शेषा क्या क्या एक अन्य से भिन्न है। सारनाथ सवाल ये क्वेश्चन से हो सकते हैं। कौन सा एक अन्य से भी भिन्न है? इसमें आ जाए भी रीजनिंग में ही आता है सब। बताइए कौन सा भिन्न हो जाएगा? चील, बाज, तोता, उल्लू। अब ये जो दोनों पक्षी हो जाएंगे, वो वाले चील और बाज हो जाएंगे जो बादल में रहने वाले होंगे। अब इसमें देखिए चील, बाज, तोता, उल्लू, तोता क्या हो जाएगा बताइए? पहला तोता, हाँ देख जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है? ये पालतू कह सकते हैं इसको, लोग पालते हैं। यस सर। चलिए इसको बताइए। मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा बताइए? मानस लंबा है, तो खिलाड़ी है। कौन सा सही होगा बताइए?
मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। इसमें से कौन सा सही विकल्प आएगा? देखिए सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, गलत, ऐसा तो है नहीं। सभी लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, ये भी नहीं होगा। मानस लंबा नहीं है, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या है? ये वाला चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं अदर चैप्टर के में। एग्जाम में पूछा गया परसेंटेज तो बताया थे, मोटा मोटा इसका बताया कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ये तो जानते ही होंगे, वो सब सारी चीज़ें पता है कि नहीं है। ये बटे वाला उस दिन थोड़ा बहुत उसमें से बता दिए थे, उस दिन बताए थे। ये सब आज भेज देंगे, देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देना है। इसमें देखिए जो मेन है आपका 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%, 1/3 ये सब उस दिन लिखवाए रहते थे। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%। कैसे आया था? सारी चीज़ें आपको पता होगा। इसमें मेन जो है देखिए, ये वाला ज़्यादा काम का चीज़ है, ये है, ये तो सारी चीज़ें आप याद ही रखेंगे मेन। और जो आपके ज़्यादा काम में आता है 35 से 1/3 कहाँ गया? ये हाँ, ये ज़्यादा काम का रहता है और बाकी तो चल जाएगा इधर उधर। एक कोई 75% आता है तो डायरेक्ट निकालने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2024 में पूछा गया। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। ठीक है, अभी आप एसआई का पेपर देखिए तो पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, जानते हैं। अभी एसआई का पेपर मिला है, अभी दिया किसके पास है? चलिए कल हम ले आएंगे, तो सॉल्व करा देंगे कल एसआई का पेपर। देखिएगा पेपर बहुत टफ नहीं है। मैथ वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं ना, और जो पढ़ाए हैं यहाँ पे क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं। इसका आंसर कितना है बताइए? 200? कितने लोग का आ गया? ये तो ओरली करने वाला क्वेश्चन था। देखिए आपके सामने CHSL 2024 में पूछा गया, बहुत पीछे का क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें देखिए 20% वृद्धि यानी तो संख्या कितने के बराबर हो जाएगा? 120%। 120% बराबर किसके हो जाएगा? 240 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। 100% बराबर किसके हो जाएगा? ज़्यादा इसका बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये 2/5 50%। 50% मतलब 50 पूरे 1/100। जब पूछना समझ में आया मैं 1/100 कर दीजिए। 40 पूरे 1/100 सबको काट दीजिए। तो जितना जीरो देखे 3 जीरो यहाँ से काट दिए, 1 जीरो यहाँ से काट दिए, 4 जीरो हो गया। 4 जीरो यहाँ से खत्म कर दिए। 5 से इसको काट दीजिए, 5/40 सबका पूरा कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 बचे 20 और 20 और 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा? 160। आसान। ये कितना होगा? 5 लीटर का 8% कितना होगा बताइए? 5 लीटर का 8%। देखिए ml में दिया है तो 1 लीटर 5 लीटर में कितना ml हो जाएगा बताइए?
कितना 5000 mm। इसका कितना परसेंट 8%। 8 बटे कितना हो जाएगा 100। 10 में काट दीजिए कितना हो जाएगा 8 बचे 40 यानी कि 400 mm हो जाएगा। ये पूछा गया है बस पूछा गया है। इसमें बताइए कितना हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी बताइए। 10%। देखिए हाँ सब आ गया ना 10%। इसको 100 मान के कहीं बड़ा आसानी से हो जाएगा। 100 मान लिया 25 बढ़ा दिया 25 बढ़ा दिया 125। अब इसका 20% कितना हो जाएगा 125 का 20%। देखिए 10-20% निकालने के लिए बताया था ना कि 10% के लिए कुछ नहीं करना, बस ये ऊपर 10 लगा देना। 12.5 12 रुपया 50 पैसा का इसका 10% होगा तो 20% कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो 25 रुपया इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे तो 100 हो गया। फिर दिन बताए भी थे 10% 1% 100% निकालने के लिए उसी बेस पे है कि 10% बढ़ा दिया गया। 10% 100 का 10 बढ़ाएंगे तो 10 ही पड़ेगा। 110 हो गया। 100 से 110 पर कितना बढ़ा 10% बढ़ा। ज़्यादा फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। इसका कितना होगा देखिए किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या में 20 की कमी हो जाती है, उस संख्या का 60% क्या होगा बताइए कितना हो जाएगा बताइए। 10 घटाने पर बताइए क्या होगा इसमें। किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, यानी 20% ही क्या हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग के लिए कितना दिमागी पूछा है, यानी कि 20% बराबर ही किसके हो जाएगा आपके 10 के होगा। बात समझ आ गया। तो इसी का 60% कितना हो जाएगा क्या 20। खाली क्वेश्चन को घुमाया है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय। ये प्रेजेंट टाइम के जो पेपर है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन खाली बस समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करवाना है। पेपर इजी आया तो यानी कि मेरे भागेगा। तो उसमें जानते हैं दिक्कत किसकी हो जाती है जो बहुत पढ़ के जाते हैं। उनका क्या होगा वो तो खाली बस यही ना टफ वाला क्वेश्चन ढूंढेंगे, यहाँ इजी पेपर आएंगे फट से का। अब जो पिछले पैटर्न के आधार पर बहुत टफ तैयार करके गया है SI में वो पीछे रह जाएगा। और जो खाली प्रीवियस पेपर उठाया और करंट देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको जब भी कोई वनडे एग्जाम दीजिए तो किसी एक पेपर को सॉल्व करके बैठ जाइए। जैसे मान लीजिए कि हम UPP का पेपर देने जा रहे हैं तो खाली करंट में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं उस टाइप के क्वेश्चंस आए। जैसे यूपी का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आ रहा प्रेजेंट टाइम में उसको पढ़ने की कोशिश करिए। करंट में जो चीज़ें आ रही हैं, इससे मैथ के जो मतलब अभी कई एग्जामों में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि जो एग्जामिनर बनाएगा कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाला है जो भी रहता होगा, बहुत सारे लोग तो होंगे नहीं, वो अपने वही सब देख के सब इधर उधर करके बना देते हैं पेपर। तो उसमें समझ में आएगा क्योंकि जो करंट में क्वेश्चन चलता देखिए वही पैटर्न उठा के कहीं इधर आ गया तो वही क्वेश्चन चार इधर आ गया इधर आ गया। अब बहुत पीछे जाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक ही बार नहीं कई बार आया क्वेश्चन। इसमें कोई ऐसा है जो NTPC का फॉर्म भरा हो या ग्रुप वगैरह का इधर कोई NTPC का कोई भरा है इधर कोई UPSC का कुछ तो भरे होते हैं कम से कम। देखो जो 10+2 या SSC लेवल का जो है ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन तो सबका कंप्लीट होगा ना इसमें, ठीक है। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो लोग क्या करिए जो 10+2 लेवल पे 12th लेवल पे जो वैकेंसी आती है इसको तो भरिए, इसको क्रैक करिए क्योंकि वहाँ से आपकी तैयारी होगी। और सीसेट भी उसका पार्ट होता है, अगर पार्ट अगर नहीं क्लियर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपका 0.002 क्या है 0.12 का कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है बताइए। 0.012 का कितना परसेंट, यही तो पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसी को पूछ रहे। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है,
इसका दशमलव हटाना है, तो 2 जीरो से दशमलव हट गया और एक दशमलव यहाँ से हट जाएगा और एक जीरो किधर बढ़ जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ में आया कि नहीं? 100 से 2 दशमलव हट गया और इससे एक दशमलव इधर गया और एक दशमलव आगे बढ़ गया जीरो। अब इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बचे 20, 4 किए 12, यानी कि आपका हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या होता है 80 मीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। 80 गुणे 100, तीनों जीरो बढ़ जाएगा, बचेगा कितना? देखिए 5 एकम में 5 16 85, यानी कि ये हो जाएगी इसी बार। समझ आ गया? ये बताइए इसका कितना होगा? यदि x का 35% 40 है तो x का मान क्या होगा बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? क्वेश्चन तो सॉल्व करते चलिए जल्दी जल्दी। किससे क्वेश्चन ने लिखा है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्व करते चलिए, प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन भेज देंगे। x का 35% बराबर, देखिए किसी संख्या का यानी x का 35% बराबर कितना दिया है? 140। तो अब देखिए अगर यहाँ से परसेंटेज की बात करें तो x गुणे कितना हो जाएगा? 35 बटा 100 बराबर 140। 35 बचे कितना हो जाएगा? दूसरी बार में बढ़ जाएगा कितना? 4 बार। 35 गुना 70 बना 140, 35 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा मेरा? समझ में आ गया ना? इसलिए x बराबर 400 हो गया, तो ये आपका जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ट्रिक बता देना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हम कहें 62 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर क्या होगा? अक्सर आता है ना 5 से 25 से 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अंक देख के कैसे तुरंत आंसर निकालेंगे? कितना सेकंड लगेगा? इसमें क्या किए हैं, आपके दिमाग में जो आया है ये आया है कि 5 से गुणा करके निकालिए, यही ना? लेकिन देखिए मैथ तभी इजी होता है जब उसको थोड़ा सा उसका टेक्निक पता हो। ऐसे तो सब लोग करेंगे ना, उसमें तो समय थोड़ा लगेगा। कोई और तरीका बता सकते हैं जिसमें 5 का गुणा ना करना पड़े और आंसर आ जाए धड़ाक से? पता है कोई तरीका? जैसे 99 वाले बताए थे ना, ठीक नहीं होते? हाँ, एक आधा कर दीजिए गुणा। ये 5 से कोई भी अंक का गुणा करना हो, देखिए बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, अगर ध्यान से देखें तो इसका आधा कर दीजिए किसी भी संख्या में। अब हम कहें ऐसे, ये तो मान लीजिए था हमने 77 में 5 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? इसका केवल हमें आधा करना है, आधा करना आसान है। इसका आधा कितना हो जाएगा? कितना? पॉइंट ना बनाइए, बात समझे? तो ये है। ऐसे अगर 25 से करना है तो 1/4 कर दीजिए, तो 0 बढ़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो हो गया ना? नहीं बता दिया। ये वाला हो गया, ये वाला A का 40% B के 64% के बराबर है। A का 40% बराबर B का 64%। बढ़ गया A गुणे 8 बचे 40
ए का 40% लिख लीजिए, बराबर क्या है बी का 64%। परसेंटेज कट गया, दोनों तरफ है। अब देखिए ए का गुणा बी में है, ए का गुणा 40 में है और बी का गुणा 64 में है। ए बटे बी कर लेंगे इधर, इसका मतलब इंटू ही तो होगा, और यहाँ 64 8 से काट दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, दिमाग में ये बहुत आसान है, पूछा भी गया कई बार। इसका कितना है? एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे बताइए। आप समझिए ये निकालेंगे कैसे? हाँ निकाले, अच्छी बात। देखिए यहाँ पे क्या है, एक परीक्षा में आपका जो है समझ लीजिए 35% छात्र पास हुए हैं, तो फेल कितने प्रतिशत होंगे? 65%। 65% बराबर किसके हो जाएगा? 455 के। बात समझे? तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, तो टोटल जो है इसी का 100% निकाल लीजिए। 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 से कट जाएगा ये, 7 35 5 3 और 42 45 100% बराबर 100% नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? इसी आसान ये बताइए। बारह 7.5 के समतुल्य है, क्या हो जाएगा बताइए? परसेंटेज लगा, परसेंटेज हटा देना है बस। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ देखिए? 12.75 बटे 100। 100 ऊपर जब देखिए 1275 अगर हम लिखें, नीचे कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, चाहे तो 25 से काट दीजिए, चाहे 525 से काट दीजिए। 25 बचे 125, यहाँ बचेगा कितना? 25 बचेगा, तो 25 से करते हैं 25 से उठ के 100 और कटेगा नहीं, सीधा सीधा देखिए इन्वेस्ट कर जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 का 60% 25 के बटा 5 से कितना देंगे? अब देखिए 75 का 60% पहले निकाल लीजिए। 75 का 60% कितना हो जाएगा बताइए? 75 गुणे 60 बटे 100, जो 6 से गुणा करके 2 इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 6 बच्चे 30 0 3 6 से 42 3 45 55। इसका 1/5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था कितना हो जाएगा? फेल होने वालों का प्रतिशत बताना। देखिए टोटल बच्चे कितने थे? देखिए बॉयज आपके कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 640। गर्ल्स कितने हैं? 360।
60 टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1000 होगा। टोटल जोड़े ये आएगा ना जोड़ने पे जोड़ लीजिए 0 6 4 10 0 1 6 3 9 10 लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा अभी आंसर तो अलग नहीं है तो टोटल नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षार्थी सफल हैं तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए अगर लड़कों की संख्या में 60% अगर परीक्षार्थी सफल रहे तो फेल कितने होंगे 40%। तो डायरेक्ट हम इसका सीधा 40% निकाल लेंगे। बात समझे इसका कितना निकाल लेंगे हम 40% और इधर जो है ये 80 परीक्षार्थी सफल रहे लड़कियों में तो 20 ले लेंगे इसका 20% निकाल लेंगे। इसका 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा बताइए। देखिए इसमें 4 से गुणा कर दिए 4 चौक 16 के 6 1 4 छक 24 और एक ये आएगा पूरा कर लीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 गुना 36 गुना 20% मात्रा हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो यही कितने फेल हुए कितने हो जाएंगे 8 7 5 12 के लिए ऐसे लगा 328 328 तो 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा 1000 से बाहर 32 समझ में आ गया कि नहीं ऐसी जैसे दिया वैसे ही करते हैं। बराबर समझ लीजिएगा। देखिए इसमें लड़कों की संख्या दिया है लड़कियों की संख्या दे रखा है। लड़कों का प्रतिशत 60% लड़के और 80% लड़कियां क्या सफल हैं। तो 60% अगर सफल है लड़के तो 40% असफल होंगे फेल होंगे। लड़कियों में 20% फेल होंगे तो दोनों निकाल लिए तो 256 प्लस 72 जोड़ लिए 328 आ गया। 328 1000 का कितना परसेंट होगा तो 32.8% होगा। ये आया वो ये बताइए इसका कितना आएगा। ये तो पूछा गया था पेट वाले के पेपर में आया था। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा बताइए। देखिए जहाँ का लिखा हो हमेशा ध्यान रखिएगा जो का लिखा हो उसको हमेशा नीचे यही वो जानना चाहता है। जैसे हम कहें कोई मार्क आप पाते हैं हम कहें 500 का कितना प्रतिशत आपका मार्क है इंटर में तो 500 को नीचे लेते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/5 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है तो यानी इसका 2 गुना यानी कि 200% सीधा बात समझे ना। क्योंकि इसका पूछ रहा है ना इसका ये कितना परसेंट है। जनरल खाली तो नहीं जानना चाहता था बस को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है क्योंकि उसमें जो थोड़ा कम जानता है वो 50 लगाएंगे काट निकाल जाएगा तो आंसर वहाँ गलत होगा। आया था तो गलत ही हुआ क्योंकि अब जो पेपर बन रहा है ना बहुत बेसिक जानकारी आपसे जानना चाहता है एग्जाम में। देखिए SSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन और अब भी पेपर जो आ रहा है वो इजी ही आ रहा है। सकते हैं उस क्वेश्चन से देर नहीं। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है 140 हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगा बताइए। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब 216 बढ़ाया जाता है तब वो संख्या कितना होता है 140 होता है। इसमें दिमाग ये लगाना है क्योंकि मेंस में पूछा गया है कि क्वेश्चंस को आधा करके दिया है यानी कि जब 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या पहले हम 100% मानेंगे। कोई संख्या तो 100% होगी ना तो इसमें बढ़ा कितना उस संख्या में 40% ही एक्स्ट्रा बढ़ा 140 हुआ यानी कि मेरा ये 40% जो है वो किसके बराबर हो गया 216। क्लियर हो गया। 40% 216 के बराबर हो गया तो इसका 100% हम निकाल लेंगे आ जाएगा। इसका निकालिए 100%। देखिए 100% निकालने का मतलब नहीं कि हम 1% निकालें फिर निकालें। जहाँ से आप 100% निकालना चाहें 4 से निकाल लें 4 का गुणा 25 में तो ये आसानी लग रहा है कि इसको हम 4 इसको हम 10 बना लें और 10 से 100 बना लेंगे तो 4 से इसमें निकट जाएगा और इधर निकट जाएगा।
4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 40, इसको 4 से काट लेंगे तो 4 5 20, 1 21, 4 4 को हो जाएगा। अब इसका देखिए 100% पर निकाल लिए तो 100% कितना हो जाएगा आपका 540। समझ में आ गया? एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो संख्या कितना होगा? एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, ये तो अपने 20% से 20 अधिक होगा नहीं, कि ऑलरेडी कम है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। इसका अगर 20% निकालेंगे तो कितना होगा बताइए? 25 का 20% कितना होगा? 5 ही तो आएगा, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे, लेकिन 20% निकालने के लिए तुरंत 10% पे जाइए। 10% निकालना वो 3 स्टेप अगर आपको याद है क्या? परसेंटेज में 1% यानी कि 0.01, 10% मतलब कितना होता है 0.1, बताया था ना ये चीज़ें, और 100% इसका डिटेल वीडियो देखना होगा तो पिछले साल वाले में 2024-25 में जाइएगा, यही पढ़ाया हूँ सारा, उसमें होगा क्लास परसेंटेज पूरा डिटेल में था उसमें। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ जैसे हमें निकालना है इसका 20%, इसका 10% कितना होगा 2.5, 2.5 का दुगना कर देंगे कितना आएगा 5, सीधा 5 -5 करेंगे देखिए कितना होगा, ये तो हो गया। BC तो आ रहा है, यहाँ क्या कह रहा है? स्वयं एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, इसका 20% कितना हो गया 5, तो इसके 20% से 20 अधिक नहीं है। इसमें बताइए क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए, जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में दिया हो, कोशिश ये करिए कि जो हम मानेंगे 100 में मानेंगे, 100 में मानेंगे तो आंसर आसानी से आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या मेरे पास कितनी है 100 है, इसी में हम रेशियो बना दे रहे हैं बॉयज और गर्ल्स का, तो 3:2 में अगर बांटना है तो टोटल कितना यूनिट होगा 5 यूनिट होगा। अब यहाँ देख लीजिए 5 यूनिट बराबर किसके दे रखा है 100 के, तो आपका 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 20 का होगा, 30 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 60 के, तो 3 यूनिट बराबर 60 के, 2 यूनिट बराबर किसके हो गया 40 के। यानी कि अगर 20 लड़के होंगे 60 लड़के होंगे तो 40 लड़कियाँ होंगी। और इसमें क्या कह रहा है 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वालों में से, तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब 20% लड़के का छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, तो इसका कितना हम निकाल लेंगे सीधा 80%। 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति पा रही हैं तो 70% नहीं पाएंगी, यानी इसका कितना हो जाएगा 70%। तो 8 चेक 48 ही हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 70, यानी समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो हो गया। हो गया। चलिए बताइए वाला इसके पहले वाला भी एक क्लास किए हैं, उसको स्नातक के भी प्रॉफिट क्लास का कुछ बताना उसके बाद बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी छोड़े हैं, तो प्रॉफिट क्लास अभी जब सेकंड उसमें बताएंगे ना तो उससे बताएंगे, स्नातक इसको जान के बताएंगे। चलिए इसको बताइए जो परसेंटेज इस पर आसानी से बताइए।
तो कितना होगा? एक टेबल को 1596 रुपये में बेचने पर आरव को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए बताइए। 24% की हानि होती है, यानी कितने के बराबर हो जाएगा? ये अमाउंट कितने के बराबर हो जाएगा? 76% बराबर किसके हो जाएगा? 1596। हमें निकालना है कितना है? 124% की है, ठीक होगा। 1596 गुणे 124/76, इसको काटिए, कितना हो जाएगा? परसेंटेज तो कट जाएगा, बाकी काटिए। ये कितने से कटेगा? इसको काटिए, 4 से कटेगा, ठीक है। 4 करने 4 3 7, 4 9 36, 1976 और कटेगा कोई 4 से? 4 से भी कट जाएगा, 4 की 12 और 4 करने 4 30 हो जाएगा। इसको काट के देख लीजिए, देखिए ये भी कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 की 12 और कितना बचेगा? 3 15 4 9 36, 3 बचेगा, नहीं आएगा और फिर और कट जाएगा क्या? 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 1 गुणा कर लीजिए। 21 गुणे कितना हो जाएगा? 124। 21 गुणे 124 गुणा करिए, कितना आ जाएगा? गुणा करके बताइए। कौन सा? 26। तो गुणा कर लेंगे ना। देखिए इसमें क्या है, क्या कह रहा है? एक टेबल को 1596 रुपये में बेचने पर आरओ को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? ये बताइए कि 24% की किसी चीज़ पे हानि हो रही है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो ये 76% बराबर किसके हो जाएगा? 1596, यानी कि 76% बराबर हो जाएगा 1596। बात समझे? अब इसमें हमें निकालना कितना है? 124% की वैल्यू। तो हमें 100 निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रख के निकाल लीजिए। लेकिन जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे 1596 गुणे अगर हम 76 करते हैं, 76 दिया है, हमें निकालना कितना है? 124। तो कैलकुलेशन निकालिए,